मैड्रिड में एक नया 34 मीटर एंटीना ऐड किया। इस अपग्रेड ने डीएसएम की कैपेबिलिटीज को और भी ज़्यादा एनहांस कर दिया ताकि वो डिस्टेंट स्पेसक्राफ्ट जैसे कि वॉयजर के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सके और ये इंश्योर किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अर्थ के कांटेक्ट में ही रहे। फ्यूचर ऑफ वॉयजर मिशन। अब आगे जैसे जैसे वॉयजर स्पेसक्राफ्ट अपनी जर्नी इंटरस्टेलर स्पेस में कंटिन्यू करते जाएंगे, इवेंचुअली एक दिन उनका पावर लेवल मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे गिरता चला जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने या अर्थ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है। नासा का एस्टिमेट है कि 2025 के बाद आरटीजी में इतना पावर नहीं बचेगा कि स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स ऑपरेट कर सकें, और जब ये होगा वॉयजर्स शांत हो जाएंगे और उनका हिस्टोरिक मिशन जो हमें वैल्यूबल डेटा प्रोवाइड कर रहा था वो अपने एंड तक पहुंच जाएगा। लेकिन पावर खत्म होने के बाद भी स्पेसक्राफ्ट इस अनंत अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहेंगे अपने गोल्डन रिकॉर्ड्स के साथ, जो हमारी मानव सभ्यता की तरफ से भविष्य के उन एलियंस को एक संदेश है, हमारी एग्जिस्टेंस की गवाही है उन इंटेलिजेंट एलियंस के लिए जो शायद कभी इन स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच पाएंगी। वॉयजर्स की जर्नी इंटरस्टेलर स्पेस में ह्यूमैनिटी के पहले कदम को दर्शाती है, जो हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं से बाहर है। उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड किया है, आउटर प्लैनेट्स के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और हेलियोस्फीयर की कई मिस्ट्रीज को रिवील किया है। इस मिशन ने काइपर बेल्ट और इंटरस्टेलर मीडियम का वैल्यूबल डेटा भी हमें प्रोवाइड किया। इनकी लेगेसी हमारे फ्यूचर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एक्सप्लोरर्स को लगातार इंस्पायर करती रहेगी। कंक्लूजन। फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ देखते हुए वॉयजर्स हमें ये याद दिलाती है कि जब हम अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटीज की बाउंड्रीज को पुश करती हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इनकी रिमार्केबल जर्नी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजीनियरिंग की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करती है, और इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साइलेंट होने के बाद भी वॉयजर्स इस कॉस्मोस में अपना सफर जारी रखेंगे, हमारा मैसेज तारों तक ले जाते हुए। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी के और डीप डाइव्स आप मिस ना करें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार। जब डेटॉल की अहमियत सब समझी तो मानो उनमें आ गया माँ वाला ख्याल। जर्म्स करने का नो सवाल, जहाँ डेटॉल इस्तेमाल होता है वहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं। डेटॉल यानी माँ वाला ख्याल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। अपनी जिंदगी मैंने अनजान चीजों की खोज के नाम पर दी। मैं ऐसी जगहों पर गया हूँ जहाँ कोई और नहीं गया। मैंने ऐसी जिंदगी देखी है जो कभी किसी इंसान ने नहीं देखी। ये जुनून है मेरा। मैंने खोज की टाइटैनिक। मैं कुचल डालने वाली गहराइयों और उफनती लहरों को झेलकर भी बचा रहा। लेकिन समुद्र में 50 साल बिताने के बाद आज इसमें मेरी इतनी ही दिलचस्पी है जितनी अपने पहले अभियान के समय थी। जानते हैं मेरी सबसे अहम खोज क्या है? ये वो खोज है जो मैं आगे करने वाला हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रॉबर्ट डैल। आइए मेरे साथ एलियन टीम में।
का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तेल की लागत बढ़ रही है। आब हवा में बदलाव से खेती की उपजाऊ जमीन भी रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है। और समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर हमारी जमीन को डुबोकर करोड़ों घरों को तबाह कर सकता है। हमें इन हालात से निपटने के उपाय चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ अंतरिक्ष में ही संभावना बची है। दुनिया का जो लीडर अपने देश में घोषणा करेगा कि वो दूसरे ग्रह पर स्थायी रूप से रहने की कोशिश के लिए प्रतिबद्ध है, उसे इतिहास में मोसेस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर वगैरह से बेहतर जगह मिलेगी। ये पृथ्वी पर रहने वालों के लिए का सबसे बड़ा काम है। लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। हम अंतरिक्ष में नहीं रह सकते हैं, ये सिर्फ हवाई बातें हैं और कुछ नहीं। पृथ्वी पर जगह कम पड़ रही है, तो अब हमारे पास समंदर में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रॉबर्ट बैरन ने अपना करियर समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करते हुए बिताया है। बड़ी दाहिनी तरफ गहराई पर नजर रखो जरा। उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान ही हमारे समुद्रों में व्यापक बदलाव होते देखे हैं और ये बहुत चिंतित हैं। पृथ्वी का अस्तित्व हमारे बाद भी बना रहेगा, पर सवाल ये है कि क्या एक प्रजाति के रूप में हमारा अस्तित्व बना रहेगा। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। बालर्ड को लगता है कि मानव जाति तबाही की ओर बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए तुरंत कुछ करने की जरूरत है। और ऐसा सोचने वाले ये अकेले नहीं हैं। अगर आप हमेशा नए संसाधनों को नहीं ढूंढते हैं, हमेशा उम्मीद नहीं बनाए रखते हैं और नजर आने वाली चीज से परे नहीं देखते हैं, तो इवोल्यूशन के नजरिए से मैं कह सकता हूँ कि आपके पास संसाधन खत्म हो जाएंगे। जो लोग दाव में नहीं रहते, जो लोग एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, सवाल ये है कि क्या हम काल्पनिक विज्ञान कथाओं की तरह मरती हुई पृथ्वी से भागकर कहीं और बसने का सपना देखते रहेंगे, या फिर हम यही पृथ्वी पर इसके उपाय ढूंढेंगे। स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि किसी भी दूसरे प्रजाति के रूप में कायम होने के लिए पृथ्वी के पास 200 साल का वक्त है, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। आतंकवाद, एटम बम, प्लेग, ये तमाम चीजें मानव जाति का सफाया कर सकती हैं। हॉकिंग ने जो चुनौती दी थी, कई स्पेस एप्लीकेशंस उसका जवाब देने को तैयार मिलेंगे, जिनमें बज़ ऑल्ड्रिन भी एक है। मैं भी मार्स पर जाना चाहता हूँ। लेकिन बालर्ड अपनी पृथ्वी से निराश होने के लिए तैयार नहीं है। हैरानी की बात नहीं है कि समुद्रों को हमारे वजूद बनाए रखने में सबसे अहम मानते हैं। मैं यकीन रखता हूँ इस कॉन्सेप्ट में किस कीप इट सिंपल स्टूपिड। जरा सोचिए कि हम कितने रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, लिविंग रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, तेल और गैस, नए फार्मास्यूटिकल्स और इतनी ही अहम रहने की जगह। कई दशकों से बालर्ड और इनके साथ काम करने वाले ओशियनोग्राफर्स आसमान से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जूझ रहे हैं। हमें शुरू से ही सिखाया जाता है ईश्वर वहाँ ऊपर है, स्वर्ग वहाँ ऊपर है और नीचे शैतान है। अंतरिक्ष की चकाचौंध ने समुद्रों को स्याह परछाइयों ने धकेल दिया। ह्यूस्टन, ईगल लैंड कर गया है। मानव के लिए ये छोटा सा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। और स्पेस शटल डिस्कवरी का लिफ्ट ऑफ। स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत के समय से ही अंतरिक्ष में करोड़ों डॉलर के मिशन भेजे जा रहे हैं।
जबकि ओशिनोग्राफर्स अपने काम के लिए पैसों के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। इस उठापटक में समंदरों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उन्हें एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाले लोगों की कमी है। इसका नतीजा ये है कि हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अब भी लगभग अनजाना है। हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से पर समुद्र है, लेकिन अभी तक सिर्फ 5% को ही एक्सप्लोर किया गया है। हमारे पास बहुत कम जानकारी है कि गहराइयों में क्या है। ये कमाल की बात है कि पानी के किनारे पर आने के बाद आपकी जानकारी रुक जाती है, क्योंकि आप कभी गंदले पानी के अंदर नहीं देख सकते। आखिर वहाँ है क्या? क्या वो एक इंडियन कनू है? आखिर हमारी पहुंच के ठीक बाहर क्या मौजूद है? ज्यादातर लोग तट के पास ही रुक जाएंगे और वो कभी ये सवाल नहीं करेंगे कि वहाँ कुछ फुट की दूरी पर क्या मौजूद है। वो अपने पास की जगह को एक्सप्लोर करने के बजाय अंतरिक्ष में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। क्या आपको लगता है कि हम पृथ्वी की पूरी आबादी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मानव जाति का